everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 3 of the chapter 8 of class 10th NCERT biology, that is how do organisms reproduce. And today's topic is reproduction in human beings. इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। तो जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पार्ट 3 में अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। उसमें भी हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आज भी हम यही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, reproduction in human beings. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. अभी तक हम सब क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे variety of modes that different species use for reproduction. डिफरेंट वेराइटी ऑफ मोड्स देख रहे थे जो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमने देखा है पिछले वीडियोस में कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने बडिंग देखा था, फिजन देखा था। फिजन में भी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन था। फिर रीजनरेशन देखा था, फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा था। तो ये सारे क्या थे, और एक और था स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सब क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, राइट। और हमने फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था कि उसमें कैसे होता है। तो आज हमने देखना है ह्यूमन बींग्स में। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग स्पीशीज़ में। तो आज ह्यूमंस में देखेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीशीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। वही कह रहा है अब क्या करना है, हमें उस स्पीशीज़ को देखना है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। कौन? ह्यूमंस में। ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस क्या यूज करते हैं, कौन सा मोड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? ये प्रोसेस जो है कैसे वर्क करता है? लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक जो अनरिलेटेड पॉइंट है उसको। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी जो है चेंज करती है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उम्र में या एज में, राइट। बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी क्या करती रहती है, चेंजेस करती रहती है। यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th ऑल्सो। तो जो ये चेंजेस की बात कर रहे हैं, इन चेंजेस को के पहले क्लास 8th में भी आप लोग जो है देख चुके होंगे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज़ इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो हमने नोटिस किया कि जो हमारी हाइट है वो बढ़ रही है कॉन्टीन्यूसली बचपन से लेके अभी तक। वी एक्वायर टीथ, हमारे जो है टीथ आते हैं। वी वन लॉस द ओल्ड, हम जो पुराने टीथ होते हैं उनको भी लॉस कर देते हैं, मतलब टूट जाते हैं ना। हमारे दूध के दांत कहते हैं जिन्हें, वो टूट जाते हैं पहले, फिर हमारे को नए दांत आते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मिल्क टीथ। एंड एक्वायर न्यू वन, और फिर हमारे को नए दांत आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये जो चेंजेस हैं इनको हम कह सकते हैं कि भाई ये जनरल जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, उसका पार्ट है। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसमें जो है हमारी बॉडी क्या हो रही है, बढ़ रही है साइज में। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, लेकिन जब हमारी जो टीनेज ईयर्स होते हैं शुरुआत के, अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। लेकिन जब हमारी जो टीनेज स्टार्ट होती है तब जो है हमारे अंदर एक अलग ही चेंजेस हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम सिंपली बॉडी एनलार्जमेंट से रिलेट करके नहीं देख सकते। उसमें हमारी बॉडी, ये नहीं कहेंगे कि वो जनरल ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट है, नहीं। तो टीनेज क्या होती है, जो हमारा ये 13-14 टीन लग रहा है ना, तो वही टीनेज कह रहे हैं हम, राइट। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, बल्कि क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो अपीयरेंस होता है, देखने में जो हमारी बॉडी है जो चेंज हो जाती है, चेंज होने लगती है, ऐसे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोपोर्शंस चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर, अलग फीचर्स आने लगते हैं।
एंड सो डू न्यू सेंसेशंस, और न्यू सेंसेशंस भी होती हैं हमारी बॉडी में। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कुछ चेंजेस जो हैं, जो हम इन चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे टीनेज की स्टार्टिंग से होने लगते हैं, कुछ चेंजेस तो बॉयज़ और गर्ल्स यानी मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। वी मे वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में थिक हेयर जो है ग्रो करना शुरू हो गए हैं न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हम न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, राइट। जैसे कि आर्मपिट्स में, एंड द जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज, थाइज के बीच में जो हमारा जेनाइटल एरिया होता है, राइट, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, और आर्मपिट्स वगैरह में भी। तो इन सब जगहों पे जब तक हम टीन एज अटेन नहीं करते हैं, तब तक यहाँ इन सब जगहों पे हमारे थिक हेयर ग्रो नहीं होते हैं। जैसे ही हमारे टीन एज आ जाती है, वैसे ही हम इन सब जगहों पे देखते हैं कि हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। तो ये एरियाज जो हैं, इनकी जो स्किन का जो कलर होता है इन एरियाज का, वो डार्कर भी हो जाता है। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने नोटिस किया होगा अपनी अपनी बॉडी में। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। थिन हेयर जो हैं हमारे लेग्स और आर्म्स में, वो भी आना शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। एज वेल एज ऑन दी फेस, और हमारे फेस पे भी। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली, स्किन जो है ऑयली हो जाती है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिम्पल्स, और पिम्पल्स भी होने लगते हैं। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। हम क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं अपनी बॉडीज़ को लेके भी और दूसरों की बॉडीज़ को भी लेके, इन अ न्यू वेज। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो अभी तक हमने चेंजेस देखे, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम थे कि हेयर ग्रोथ होने लगती है आर्मपिट्स में, जेनाइटल एरिया में। स्किन का कलर जो है इन प्लेसेस का डार्कर होने लगता है, स्किन जो है ऑयली होने लगती है हमारे फेस की, हमारे को पिंपल्स होने लगते हैं। और क्या देखा था, फेस पे भी थिन हेयर आने लगता है, लेग्स एंड आर्म्स पे भी थिन हेयर आने लगते हैं। ये सारे क्या थे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन चेंजेस थे। अब दोनों में डिफरेंट चेंजेस, जिसमें बॉयज़ में अलग चेंजेस होंगे और गर्ल्स में अलग चेंजेस होंगे, वो हमें देखने हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। गर्ल्स में क्या होगा, जैसे ही टीन एज में अटेन करती हैं, वो स्टार्ट होती है, तो उनका जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने के साथ साथ जो उनके निपल के जो स्किन होता है, उस निपल के आसपास का जो एरिया होता है, वो भी डार्क होने लगता है एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो निपल ब्रेस्ट की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो निपल्स के आसपास का जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है और ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन टू मेंस्ट्रुएट, और क्या होता है, गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है उनकी, उनको मेंस्ट्रुएशन होने लगता है एट अराउंड दिस टाइम। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। बॉयज़ में क्या होता है, उनके फेस पे थिक हेयर ग्रोथ करने लग जाते हैं, यानी कि वो बियर्ड आना शुरू हो जाती है उनके। एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक, और उनकी वॉइसेस कैसी होने लगती है, क्रैक होने लगती है, मतलब कि हैवी सी हो जाती है ना बॉयज़ की आवाज़। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज, और जो पेनिस होता है बॉयज़ में, वो क्या करने लगता है, वो भी लार्ज होने लगता है, इरेक्ट होने लगता है। आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। कब, या तो वो डे ड्रीमिंग टाइम पे या फिर नाइट में क्या हो जाएगा, पेनिस उनका एनलार्ज होने लगता है, इरेक्ट होने लगता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स। ये जो सारे चेंजेस होते हैं, ये धीरे धीरे होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मतलब महीनों महीनों में होने लगते हैं, ये लगता है इनको समय चेंजेस को होने में। ये नहीं कि एक साथ तुरंत फटाफट से होने लगते हैं, नहीं, थोड़ा स्लोली होते हैं ये चेंजेस। ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, सालों में महीनों में ये चेंजेस होते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। ये जो सारे चेंजेस हैं, ये एक ही टाइम पे नहीं होते हैं कि भाई एक साथ ये सारे चेंजेस इकट्ठे ही होने लगेंगे, नहीं, धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू होते हैं पहले, राइट। नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, और ना ही इनकी कोई एग्जैक्ट एज होती है कि भाई हाँ, जैसे आप, हमने कहा टीन एज की शुरुआत में कि जैसे हाँ, जैसे आप 13 के हुए आपको होने लगे ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में, नहीं।
सबको अलग अलग एज में नियर अबाउट सेम ही एज होती है, बट ये कोई एग्जैक्ट एज नहीं है कि भाई आपको इसी एज पे ऐसा शुरू हो जाएगा सभी को। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, कुछ लोगों में ये चेंजेस जल्दी आने लगते हैं, एंड क्विकली, राइट, जल्दी आ जाते हैं, और जल्दी इन द सेंस कि पहले होने लगते हैं और जल्दी जल्दी होते हैं। वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली, जबकि कुछ लोगों में ये चेंजेस जो है स्लोली होते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, ना ही ये चेंजेस जो है तुरंत कंप्लीट हो जाते हैं, राइट, कि बस ये चेंजेस होना शुरू हुआ तो जैसा जो जो चेंजेस उसमें आने वो तुरंत हो जाएंगे, नहीं, वो भी चेंजेस जो होने हैं वो कंप्लीट भी धीरे धीरे ही होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज़, जैसे कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि जो थिक हेयर बॉयज़ के फेस पे आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम बियर्ड की बात कर रहे हैं, जो बियर्ड आना शुरू हो जाती है टीन एज में, तो अपीयर्स एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट, पहले वो कैसे दिखती है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आना शुरू होती है, पूरी फुली ग्रोन बियर्ड नहीं हो जाती है स्टार्टिंग में, राइट। तो फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स दिखते हैं, कुछ कुछ जगह पे हेयर ग्रोथ दिखना शुरू होती है फेस पे, एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगन टू बिकम यूनिफॉर्म, और फिर धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ओवर द मंथ्स क्या होता है, वो ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म होना शुरू होती है, कि भाई एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी में ग्रो होते हैं हेयर फिर। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, और क्या होता है, ये जो सारे चेंजेस हैं ये डिफरेंसेस दिखाते हैं लोगों के बीच में। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज, जैसे कि हमारे सबकी नोज़ का जो शेप होता है वो अलग होता है, और फिंगर्स का भी शेप अलग होता है। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ, और ऐसे ही हमारा जो हेयर ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है हर एक का। और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस, ऐसे ही साइज और शेप ब्रेस्ट का और पेनिस का बॉयज़ में, ब्रेस्ट का फीमेल्स में क्या होता है, सबका अलग होता है। all of the all of these changes are aspects of the sexual maturation of the body, तो ये जितने भी चेंजेस हैं हमने पढ़े हैं, ये क्या है, ये दिखाते हैं कि जो हमारी बॉडी है सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, सेक्सुअल मैच्योरेशन दिखाती है हमारी बॉडी का। वी वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, हमारी बॉडी जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन इस एज पे क्यों दिखाती है। We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies, हमने इस बारे में बात की है कि जो हमारी बॉडीज़ होती है या हमें ज़रूरत होती है स्पेशलाइज सेल टाइप्स की, अलग अलग सेल टाइप्स की जो स्पेशलाइज होते हैं अपने अपने फंक्शंस में मल्टी सेलुलर बॉडीज़ में, टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शंस, अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज सेल टाइप्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये हम पढ़ चुके हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए भी अलग से स्पेशलाइज सेल्स चाहिए होते हैं जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करेंगे। तो जर्म सेल्स पढ़े थे हमने इसके लिए। तो जर्म सेल्स का जो क्रिएशन है, जो जर्म सेल्स बनते हैं किस लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने के लिए, इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो उसके लिए जर्म सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गए। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यूज टू क्रिएट देम, और हमने प्लांट्स में भी देखा कि वो भी स्पेशल सेल और टिश्यूज बनाते हैं, राइट, जर्म सेल्स के को बनाने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ही पढ़ा है, तभी मैंने कहा कि आप लोग पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़ टू फॉर दिस पर्पज़, तो ये इस पर्पज़ के लिए ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं, स्पेशल टिश्यूज़ डेवलप करते हैं। कौन सा पर्पज़, रिप्रोडक्शन का। However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, जब जब हमारी बॉडी जो है किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की ग्रो कर रही है अडल्ट साइज में, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ, तो जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी बॉडी में वो उनका मेन डायरेक्शन किधर की तरफ होता है कि ग्रोथ को अचीव करना है, ग्रोथ करनी है। वाइल दैट इज हैपनिंग, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, द मेच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रायोरिटी, तो उस टाइम पे जब हम बॉडी ग्रोथ की बात करें तो उस टाइम पे क्या है, जो मेच्योरेशन है किसका, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का, वो जो है साथ साथ वो भी ग्रो करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, राइट, वो मेजर प्रायोरिटी नहीं हो जाएगी। दस एज द रेट ऑफ
जनरल बॉडी ग्रोथ, जैसे जैसे जो हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ का जो रेट है अगर वो स्लो होगा तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो है बिगिन करेंगे मैच्योर होना। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड पीबर्टी। तो ये जो पीरियड होता है हमारा एडोलेसेंस के टाइम पे उसे हम क्या बोलते हैं, पीबर्टी। वही पीबर्टी वही एज जब ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। तो मोस्टली बॉयज़ में ये 13 to 14 की एज में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी की एज आ जाती है। और फीमेल्स में, गर्ल्स में कब होता है ये 10 to 12 ईयर्स की एज में वो मैच्योर करना, मतलब प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेते हैं, राइट। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये सब चेंजेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं थे, इनके बारे में बात की है, तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे रिलेटेड है। मेन तो हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन था ना ह्यूमन बींग्स में। तो ये सारे चेंजेस क्यों पढ़े हमने, ये कैसे रिलेटेड है हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू जॉइन टुगेदर। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहे होते हैं। और वही दोनों जर्म सेल्स को, जो एक मेल से आ रहा होगा एक फीमेल से आ रहा होगा, उनको आपस में ज्वाइन होना होता है। जैसा कि हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे थे वो मेल जर्म सेल्स से, वो कहाँ आ रहा था, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट था, राइट, रिप्रोडक्टिव पार्ट था ओवरी में। ओवरी में भी ओव्यूल्स में भी एक्सेल था। तो वहाँ जाके उसको पॉलन ग्रेन्स को पहुँचना होता है, तो जिससे कि वो फ्यूज़ कर सकें, फर्टिलाइजेशन होती थी, फिर जाइगोट बन रहा था, उसके आगे सारा प्रोसेस होना था, राइट। तो ऐसे ही ह्यूमंस में भी होना है। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे ही बात कर रहे हैं तो बात वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही यही है कि दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही इंडिविजुअल से जर्म सेल्स आते हैं और उन दोनों को जर्म सेल्स, जो एक मेल से आ रहा है एक फीमेल से आ रहा है, फिर वो फ्यूज़ करते हैं या ज्वाइन करते हैं। तो यही बात बोली है यहाँ पे। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स। तो ये जो ज्वाइन होना जर्म सेल्स का वो कब होगा, जब वो जर्म सेल्स जो है एक्सटर्नली रिलीज होंगे फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बॉडी से बाहर रिलीज होंगे जर्म सेल्स, तभी तो ज्वाइन करेंगे। एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि इन्होंने बता दिया कि जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हमने देखा था, मेल पार्ट जो पॉलन ग्रेन्स थे वो वहाँ अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रहा था। किस लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, फ्यूज़ होने के लिए, किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एग सेल वगैरह है उनसे, जर्म सेल से, राइट। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग टू देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन। या तो दोनों के जर्म सेल्स आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाए और फिर वो ज्वाइन करें, या फिर ये कैसे होता है, जब दोनों इंडिविजुअल्स की बॉडी ज्वाइन हो जाएगी, एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या होगा, इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब बॉडी ज्वाइन हो गई तो इंटरनली ही ट्रांसफ़र हो जाएगा मेल से फीमेल तक, राइट, जर्म सेल्स का, फॉर फ्यूजन, वही फ्यूजन के लिए। एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स, जैसा कि बहुत से एनिमल्स में ये प्रोसेस फॉलो होता है। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस फॉर ऑफ मेटिंग, तो ये जो बॉडी को ज्वाइन कराना है एक दूसरे की, एंड देन इंटरनल ट्रांसफ़र हो रहा है जो जर्म सेल्स का फॉर फ्यूजन, ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं मेटिंग। मेटिंग करना है, राइट, MATING। Their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals। तो ये मेटिंग का प्रोसेस में जब एनिमल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो जो उनकी जो स्टेट है कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं, ये दूसरे इंडिविजुअल्स द्वारा क्या होनी चाहिए, पहचानी जानी चाहिए कि भाई ये सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं इंडिविजुअल्स। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो बहुत से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि न्यू हेयर ग्रोथ जो है आना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी पे, आर सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ये जितने भी चेंजेस अभी हमने ऊपर पढ़े, कुछ तो कॉमन थे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में और कुछ अलग थे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में। तो ये सारे चेंजेस क्या, किस तरफ इंडिकेट करते हैं कि जो बॉडी है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, सारे ये सिग्नल्स होते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल
नीड स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट। दूसरी तरफ देखा जाए, जो ये एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है जर्म सेल्स का दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसे चाहिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए इस काम के लिए फॉर द सेक्सुअल एक्ट। जो ये सेक्सुअल एक्ट होना होता है किस चीज़ का, बॉडी को ज्वाइन करके इंटरनली या एक्सटर्नली आप जर्म सेल्स को ट्रांसफ़र करना, जिससे कि वो ज्वाइन कर सकें फॉर द फ्यूजन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, राइट। तो इस सेक्सुअल एक्ट के लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए होते हैं जिससे कि जर्म सेल्स को ट्रांसफ़र किया जाए, सच एज द पेनिस व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। तो क्या इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि पेनिस होता है मेल्स में, जब वो क्या होता है इरेक्ट होने के लिए कैपेबल हो जाता है, राइट, तब क्या करता है वो, जैसे ही इरेक्ट होता है पेनिस वैसे ही उसमें से स्पर्म्स रिलीज होते हैं। इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस, तो मैमल्स में जैसे कि ह्यूमंस हैं उनका एग्जांपल। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बर्थ देते हैं न्यू यंग वंस को, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ना कि वो एग लेइंग प्रोसेस से यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, राइट, विच प्रोड्यूस यंग वंस बाय गिविंग देम बर्थ, राइट। तो उन्हीं को मैमल्स बोलते थे। ह्यूमंस में भी हम यंग वंस को बर्थ देती हैं मदर्स, एग लेइंग के थ्रू तो होता नहीं है, तो इसलिए मैमल्स। ह्यूमंस क्या है, मैमल्स हैं। द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी, बेबी जो होता है वो क्या होता है, मदर की बॉडी में, मदर जो है बेबी को अपनी बॉडी में कैरी करती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, जैसा आप सभी को पता है 9 मंथ्स होता है ह्यूमंस में, एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर। और जो बेबी है फिर बाद में जब उसका बर्थ हो जाता है उसके बाद उसे क्या करा जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है मदर के द्वारा, right? The female reproductive organs and breast will need to mature। तो जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो ब्रेस्ट है उनको क्या होगा, मेच्योर होने की ज़रूरत होती है टू एकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको होने के लिए, कौन सी पॉसिबिलिटीज़, कि मदर को जो है कैरी करना है किसको, बेबी को, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसको जब बर्थ हो जाएगा तो ब्रेस्ट फीड भी करवाना है, तो उसके लिए ब्रेस्ट जो है मैच्योर होना हो शुरू, वो मैच्योर होना ज़रूरी है ब्रेस्ट का। ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर होना ज़रूरी है, जिससे कि जो जर्म सेल्स मेल से आ रहे होंगे उसको कैसे फर्टिलाइज़ करेगा, फिर कैसे बेबी बनेगा, एंड कैसे फिर वो मदर की बॉडी में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, उसके बाद उसका बर्थ होगा, देन उसका वो जब उसका बर्थ हो जाएगा तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी, राइट। Look at look let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं ये हम देखते हैं अब। तो पहला क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है डिफरेंट पोर्शंस में से कंसिस्ट होते हैं, उसमें दो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन तो वो जहाँ पे जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होगा, एंड अदर पोर्शन, दूसरा पोर्शन वो जहाँ से जब वो जर्म सेल्स जो बन गए हैं उन्हें डिलीवर किया जाएगा कहाँ पे, टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और वो कहाँ होगी, वो फीमेल की बॉडी में होगी, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स, तो ये जर्म सेल्स क्या है मेल में, स्पर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो ये जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है मेल्स की बॉडी में। ये जैसे आपको दिख ही रहा है, ये ही टेस्टिस। और क्या है, These are located outside the abdominal cavity in scrotum। तो ये जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेल की बॉडी में, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की, बाहर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी होती क्या है, जो हमारा स्टमक होता है उससे थोड़ा सा नीचे का जो एरिया होता है वो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है। और ये जो टेस्टिस जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटसाइड दैट एब्डोमिनल कैविटी। ऐसा क्यों होता है कि आउटसाइड क्यों होते हैं हमारी बॉडी से, बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि जो स्पर्म जो फॉर्म होने हैं टेस्टिस में उनको अपनी फॉर्मेशन के लिए
हमारी जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम चाहिए होता है, इसलिए भी तो ये इम्पोर्टेंट बात है ये, तो ये आप मार्क कर लीजिए। टेस्टिस से ये रहा, आई एम सॉरी, ये रहा, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का रोल हमने पिछले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर 7 था, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसे तो जिन्होंने भी वो चैप्टर नहीं देखा है, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उस चैप्टर को भी जाके देखिएगा। और चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड करके अच्छे से समझा है दोनों ही चैप्टर को, तो वो दोनों चैप्टर्स की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, और उसमें हमने टेस्टिस के बारे में भी पढ़ा था। और टेस्टिस क्या रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो बोल भी रहे हैं, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है जाके उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, तो टेस्टिस से जो ये हार्मोन निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो उसका क्या काम होता है, एक तो रेगुलेट करना किसको, स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको, और साथ ही उसका एक और फंक्शन होता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ में चेंजेस आते हैं, जो हमने पढ़े, वो सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में। तो ये आपको यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के वो, एक तो ये रहा, इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दूसरा क्या है, टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सिंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें मार्क करते चलिएगा। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस, जो स्पर्म्स बने हैं अब वो कैसे डिलीवर्ड होंगे, कैसे होंगे, थ्रू वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रोटम से जो अटैच है यहाँ पे, राइट। वास डिफरेंस है, ये टेस्टिस में स्पर्म्स बन गए, अब ये वास डिफरेंस है, ये डिलीवर होंगे थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो वास डिफरेंस है ये जाके किससे जुड़ जाएगी, एक दूसरी ट्यूब से जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होगी। ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि इसका क्या काम होता है, यूरिनरी ब्लैडर का। तो उस यूरिनरी ब्लैडर से भी एक ट्यूब आ रही होती है, तो उसी से जाके ये वास डिफरेंस ज्वाइन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ये रहा, यहाँ पे ज्वाइन हो गई इससे, which unites with the tube coming from urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperm and urine. तो यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट नीचे ही हमने यूरेथ्रा पढ़ा था इन द चैप्टर 6 में, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले टॉपिक में, एक्सक्रीशन में। तो जो यूरेथ्रा होता है अब वो क्या हो जाता है, एक कॉमन पैसेज बन जाता है, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। तो यूरिन भी पास आउट वहीं से होगा और स्पर्म्स भी वहीं से रिलीज होते हैं। और अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स एड देयर सिक्रीशंस। जैसे ही जब स्पर्म्स जो हैं वास डिफरेंस के थ्रू डिलीवर के लिए पास हो रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रखे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो और सेमिनल वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जो क्या करते हैं, एक फ्लूइड जो है सिक्रीट करते हैं, जिससे कि स्पर्म्स क्या करेंगे, स्पर्म्स का जो ये ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा, मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो ये फ्लूइड क्या करता है, एक तो स्पर्म्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसको ईजी करता है, और क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, राइट। तो ये भी फंक्शन हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है सारा। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, स्पर्म्स होते क्या हैं, ये टाइनी बॉडीज होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए, एंड अ लॉन्ग टेल, और उनकी एक और क्या होती है, इसकी एक लॉन्ग टेल होती है जो हेल्प करती है इसको मूवमेंट में। कहाँ, और मूवमेंट क्यों करनी है इसको, क्योंकि इसको कहाँ जाना है, फीमेल जर्म सेल के पास फॉर दी
fertilization process to occur. तो फीमेल जर्म सेल क्या है इसके लिए? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जर्म्स जो है, जर्म सेल्स को जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे जाना होता है, ये रहा, राइट। तो मेल से जो जर्म सेल निकल रहे हैं यानी कि स्पर्म्स जो बने हैं, अब वो फीमेल के जर्म सेल तक पहुंचने के लिए उसको मूवमेंट करनी होती है। तो उसके लिए जो लॉन्ग टेल होती है उसकी, वो हेल्प करती है मूवमेंट में। अच्छा, स्पर्म्स जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कैसा दिखता है स्पर्म। तो उसका भी एक हेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हेड बोलते हैं, उसमें एक उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे नेक बोलते हैं, फिर बॉडी होती है, फिर टेल होती है, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर स्पर्म का भी। मैं भी नोट्स करवाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसका स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मेल्स में क्या हुआ, वो स्पर्म्स बन गए, कहाँ बनते हैं, कैसे डिलीवर होते हैं, राइट, ये हमने देख लिया। अब उसको कहाँ आना है स्पर्म को? फीमेल जर्म सेल तक। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं कैसा होता है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स, तो फीमेल जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं? एग्स बोलते हैं, और मेल वाले को क्या बोल रहे थे? स्पर्म्स। आर मेड इन द ओवरीज, तो वो किस में बनेंगे? ओवरीज में। ओवरीज के बारे में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखा था कि वहाँ पे भी ओवरी ही बोल रहे थे। मेल फीमेल जो पार्ट था, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसी के अंदर ओव्यूल्स थे, उसी के अंदर एग सेल था, उसमें भी एग आया था नाम याद, ठीक है। तो यहाँ पे भी फीमेल जर्म सेल्स को एग्स बोलेंगे, और किस में बनेंगे? वो ओवरीज में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। तो ओवरीज में देखा, जैसे टेस्टिस क्या था, एक तो उसके दो फंक्शन थे, एक तो उसमें स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, और दूसरा क्या था कि जो भी चेंजेस आते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज कर रहा था वो हार्मोन, उसके दो फंक्शंस थे, राइट। तो ऐसी ओवरीज भी जो है हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिसको हमने वो प्रीवियस चैप्टर में उसको भी देखा था। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करती है ओवरीज, एंडोक्राइन सिस्टम में देखा था। लुक एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये दिखा है यहाँ पे, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो ये क्या है? इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये जो इधर है ये ओवरी है, ये भी ओवरी है, दो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में। और ये क्या है? ये यूटेरस है, सर्विक्स है, और ये वेजाइनल पार्ट है हमारा, वेजाइना का। अब क्या है? व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की क्या होती है, जन्म लेती है, तो ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। तो उसी टाइम पे ही जो ओवरीज होती हैं फीमेल की बॉडी में, गर्ल की बॉडी में, उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पहले से ही इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। एग्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे होते हैं? इमेच्योर। और वो मेच्योर कब होंगे? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वही हमने देखा। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, देखिए बोल रहा है यहीं, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग। तो इनमें से कुछ जो है एग्स जो है क्या करते हैं? मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है हर मंथ। एवरी मंथ जो है एक एग प्रोड्यूस होता है एक ओवरी से। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो एग है वो ओवरी से कहाँ जाता है? वॉर्म की तरफ जाता है, किसके थ्रू? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। मतलब ये रही ओवरीज, ये ओवरी है और एक ये ओवरी है। इनमें से ये एक ओवरी में से इसमें बहुत सारे एग सेल्स हैं। तो एक एग जो है हर महीने क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इस ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है एक एग। अब ये जो एक एग है वो कहाँ जाएगा? ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाएगा। कहाँ पे? ये वोम है, यूटेरस का ये जो अंदर है ये वोम है। यहीं पर ही जो है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी, प्रेगनेंसी हो जाती है, बेबी होता है मदर की बॉडी में, वो इसी एरिया में डेवलप करता है, राइट। तो वॉर्म में जाता है, और वॉर्म से क्या होता है? कहाँ गया? थ्रू, हाँ देख लिया, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब के हेल्प से कहाँ जाएगा? वॉर्म तक चला जाएगा। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस। तो ये जो दो ओविडक्ट्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। कहाँ पे? एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैसा होता है? इलास्टिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूटेरस। ये रहा यूटेरस। तो ये देख रहे हैं, ये रहा एक ओविडक्ट, एक ये रहा ओविडक्ट। ये कहाँ मिल रहे हैं? ये इस यूटेरस में मिल रहे हैं जाके।
द यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो यूटेरस कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। तो ये हमने देखा ही था, ये रहा यूटेरस, और ये कहाँ ओपन होगा? ये यहाँ वेजाइना में ओपन होगा। बीच में क्या आ रहा है? सर्विक्स। सर्विक्स से होता है ये यहाँ पे ओपन होता है। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो है मेल की बॉडी से रिलीज होगा थ्रू, कहाँ से? यूरेथ्रा से, राइट, पेनिस से। जब वो पेनिस इरेक्ट करेगा, स्पर्म्स निकलेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? फीमेल के वेजाइनल पैसेज पे जाएंगे। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट। और ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? ओविडक्ट में, वेयर दे में एनकाउंटर द एग, जहाँ पे वो एग के साथ मिल सकते हैं। द फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। जो फर्टिलाइज्ड एग है, एक मिनट पहले तो मैं बताऊँ कैसे होता है। यहाँ से वेजाइना थ्रू ऊपर जाएगा ऐसे स्पर्म, और यहाँ पे एग प्रेजेंट था। हमने देखा था कि एग जो है यहाँ से फिलोपियन ट्यूब से यहाँ आ जाता है, यहीं पर एग प्रेजेंट है, तो स्पर्म भी यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब स्पर्म जो है यहाँ से आगे, जब स्पर्म जो है यहाँ से आके यहाँ आ गया और यहाँ पे पहले से ही एग प्रेजेंट है, तो बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं। ये नहीं कि एक ही स्पर्म आ रहा है, आते तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं, बट उनमें से कोई एक ही फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है एग सेल के साथ, राइट, ये ध्यान रखना है। तो जो एक स्पर्म जो फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो क्या हो जाएगा उसके बाद? तो ये बोल रहे हैं ना, द फर्टिलाइज एग। अब जो जब उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब जो बना है उसे हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। यही हम फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हम जाइगोट ही बोल रहे थे। स्टार्ट डिवाइडिंग, अब वो जाइगोट जो बन गया है, अब वो क्या करेगा? डिवाइड होना स्टार्ट करेगा एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। और क्या बना देगा? एक सेल्स की बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। बहुत सारे सेल्स जो हैं उसमें डिवाइड हो रहा है, तो बहुत सारे सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। फिर एम्ब्रियो क्या होता है? जो यूटेरस की लाइनिंग है उसमें जाके इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, फिर वहीं से उसको फिर न्यूट्रिशन वगैरह लेना होता है, इसलिए। तो ये यूटेरस की लाइनिंग है, यहाँ पे एम्ब्रियो जो है बनना फिर स्टार्ट होगा, उससे जुड़ जाएगा वो उसकी लाइनिंग पे। और फिर और क्या लिखा हुआ है जी? इन द लाइनिंग ऑफ यूटरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो। फिर वो क्या करेगा? कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। और ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू, पहले देखा बॉल ऑफ सेल्स बनी जिसे हमने एम्ब्रियो का, फिर वो एम्ब्रियो जो अटैच हो जाएगा यूटरस की वॉल से और वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो करना शुरू करेगा। तो ऐसे ही ग्रो करेगा, यानी सेल डिवीजन होती रहेंगी और डिफरेंट स्टेजेस आती हैं बीच में। लास्टली क्या होगा? ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? फीटस बन गया है। उस स्टेज पे हम उस चीज़ को क्या कहेंगे? फीटस बोलेंगे, जब उसमें ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। एम्ब्रियो कब बोल रहे थे? जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स था, धीरे धीरे आगे उसने ग्रो किया और ऑर्गन्स जब बन गया तब हमने उसको नाम दे दिया फीटस। वो जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है ना, उसको ही नाम दे रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग नाम है। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child। ये हमने पहले के सेक्शंस में देखा है कि जो मदर की जो बॉडी होती है वो डिज़ाइन ही ऐसे होती है जिससे कि वो इन सब डेवलपमेंट्स को, ये जो डेवलपमेंट होनी है चाइल्ड की, उसके लिए वो पहले से ही डिज़ाइन होते हैं, कि जिससे कि जब ये डेवलपमेंट चाइल्ड की मदर की बॉडी में हो तो वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके, उसकी बॉडी मदर की। अभी हमने देखा था कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है डेवलप होने चाहिए, ब्रेस्ट भी मैच्योर होनी चाहिए, ये सब। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड। जो ये एम्ब्रियो की लाइन, सॉरी हम कहाँ थे? टू बिकम फीटस वी हैव सीन इन चाइल्ड, हेंस द यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ। इसलिए जो यूटेरस होता है वो अपने आप को हर मंथ में प्रिपेयर करता है, जिससे कि वो टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जिससे कि वो रिसीव कर सके और नर्चर कर सके, मतलब कि नरिशमेंट दे सके किसको? एम्ब्रियो को। क्यों? क्योंकि हमने देखा एम्ब्रियो जो है जब ग्रो करता है तो यूटेरस की लाइनिंग से ज्वाइन हो जाता है और फिर वहीं से वो कंटिन्यूसली ग्रो होता है, वहीं से उसे न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा होता है। तो ऐसे ही इसलिए हर महीने जो है यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है इस चीज़ के लिए कि अगर एम्ब्रियो बनेगा तो भाई उसको वो नर्चर कर सके। द लाइनिंग थिकन्स, इसलिए जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, यूटेरस की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती चली जाती हैं एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो।
तो और वो कैसे हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड से, जिससे कि वो नरिश कर सकें जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा वहाँ पे, इसलिए द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर। तो एम्ब्रियो जो है कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, मदर की ब्लड से ही लेगा, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। किसके हेल्प से, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लेसेंटा, जो मदर की बॉडी से जो फीटस ग्रो कर रहा है मदर की बॉडी में, चाइल्ड जो ग्रो कर रहा है उसकी बॉडी अटैच होती है, उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। उसी के थ्रू मदर की वो ब्लड से फीटस जो है क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी उसी के थ्रू मदर के ब्लड में डालता है, राइट। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूराइन वॉल। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे होता है, यूटेराइन की जो वॉल होती है वहाँ पे। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये इसके पास, इसके जो सरफेस पे क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो की साइड की तरफ ऑफ द टिश्यू, राइट। तो इसके टिश्यू जो होते हैं जिस तरफ एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उस साइड उसके उसके सरफेस पे विलाइज होता है। विलाई हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखे थे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, वो जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे थे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल, राइट। इसलिए यहाँ पे भी विलाई प्रेजेंट है, इसीलिए प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन। ये जो भी फूड या न्यूट्रिशन ये ले रहा है मदर्स की ब्लड की, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ज़्यादा सरफेस एरिया मिले, इसलिए विलाई प्रेजेंट है यहाँ पे। देख रहे हैं, अगर पहले ही पढ़ा हुआ है, पहले के चैप्टर्स पढ़े हुए तो आपको यहाँ पे भी समझ आएंगी चीज़ें। विलाई हमने वहाँ भी पढ़े थे और यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो क्या काम होगा, यही काम होगा जैसे जो काम वहाँ पे था उसका। विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस। तो इसका जो एम्ब्रियो की तरफ जो साइड होती है उसमें विलाइज प्रेजेंट होते हैं, और जो मदर की साइड जो इसका मदर की तरफ जो इसकी साइड होती है उसमें क्या होता है, ब्लड स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, विच सराउंड द विलाई, जो उन विलाई को क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, देखा आ गया ना, दिस प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। वही एक तरीके से न्यूट्रिशन की ही बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या कर रही है विलाई, ये लार्ज सरफेस प्रेजेंट करते हैं, किस लिए, जिससे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है पास हो सके मदर की बॉडी से एम्ब्रियो तक। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। तो एम्ब्रियो जो है वेस्ट मटेरियल भी, वेस्ट सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी जो है उस वहाँ से रिमूव करवाने की ज़रूरत होगी, जैसे हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव कराने की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, ये सब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देख चुके हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट, जनरेट करेगा वेस्ट, और क्या करेगा, वो रिमूव किया जाएगा वेस्ट जो बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड। क्या से रिमूव किया जाएगा, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मदर के ब्लड में थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू, मैंने बताया ही था कि प्लेसेंटा के थ्रू ही वो न्यूट्रिशन ले रहा मदर की ब्लड से, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालेगा वो ही मदर के ब्लड में उस प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जब मदर के ब्लड में जाएगा उसके बाद तो मदर के बॉडी में पूरा एक सिस्टम है ही कैसे जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट को एग्जिट आउट करवाना बॉडी से। तो चैप्टर 6 जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियोस, आप जाके प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, चैप्टर 6 की, चैप्टर 7 की, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर की बॉडी के अंदर, उसको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स लगते हैं। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटरस। तो ये जो चाइल्ड बोर्न होता है मदर की बॉडी से, जब बर्थ लेता है तो किसकी वजह से लेता है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ यूटरस। जो यूटरस के जो मसल्स होते हैं उनका जो है कॉन्ट्रैक्शंस होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है, उसकी वजह से चाइल्ड का जो है बर्थ होता है। तो इन सब के लिए भी एक पूरा टर्म्स होती हैं अलग अलग, जो एनसीईआरटी में इन्होंने अभी यहाँ नहीं दी हैं, बट मैं आपको जब नोट्स दूंगी तब मैं आपको सब बताऊंगी उसमें सब क्या क्या टर्म होती है इसके लिए, कि जब चाइल्ड बर्थ लेता है उसके लिए क्या होता है। वैसे उसके लिए पार्चुरेशन वर्ड होता है, राइट। एक गेस्टेशन पीरियड भी होता है जिसे हम बोलते हैं, अब क्या वो कौन सा पीरियड होता है, जब फीटस जो है यूटरस के अंदर डेवलप हो रहा होता है टिल बर्थ, जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता, जब तक वो डेवलप करता है मदर की बॉडी में, उस पूरे पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड। और ये जो चाइल्ड का जो बर्थ लेना है
ड्यू टू द रिदमिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ यूटेरस, इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, PARTURITION। ठीक है, तो ये सब मैं आपको जब नोट्स दूंगी तब डेफिनेटली आपको ये सारी टर्म्स मैं दूंगी उसमें, और उनकी डेफिनेशन के साथ। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, ये तो बात हो गई कि भाई स्पर्म रिलीज हुआ, एग के साथ जाके फ्यूज़ हुआ, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, फिर कैसे जो है फीटस डेवलप होता है और कैसे उसका बर्थ होता है। बट अगर एग जो है फर्टिलाइज ना हो तब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि हर मंथ जो है एग रिलीज करती है ओवरी, और जो कि यूटेरस में वॉर्म में जाता है थ्रू फेलोपियन ट्यूब्स। लेकिन हर मंथ स्पर्म तो नहीं आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट? तो तब क्या होता है उस एग का जब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ? एग तो हर महीने वॉर्म तक पहुंच रहा है, लेकिन जब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो फिर उस एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है उसका क्या होता है? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, तो वो एक दिन के लिए रहता है। सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 एग एवरी मंथ, क्योंकि ओवरी जो है एक एग हर महीने रिलीज करती है, तो यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ, तो यूटेरस भी अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? अभी हमने ऊपर देखा, उसकी जो लाइनिंग होती है, वॉल लाइनिंग होती है, वो थिक हो जाती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड हो जाती हैं, राइट? तो हर महीने जो है यूटरस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, जिससे कि अगर फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा तो उसको कैसे आगे ग्रोथ करवानी है, डेवलपमेंट करो, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसलिए दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक, वही उसकी जो लाइनिंग होती है, जो वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं एंड स्पॉन्जी हो जाती हैं। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, तो ये ऐसा क्यों होता है यूटेरस में? जिससे कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके जो भी एम्ब्रियो ग्रो करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का। तो नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, लेकिन क्योंकि एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो ये जो लाइनिंग जो थिक हुई है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड है, राइट? तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो एम्ब्रियो नहीं बना, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी नहीं देना। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, तो इसलिए क्या होता है, ये लाइनिंग जो है धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू कर देती है एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड, और वेजाइना के थ्रू बाहर आती है आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, म्यूकस की फॉर्म में। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, ये जो साइकिल है हर मंथ होती है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो जो फीमेल्स को ये मेंस्ट्रुएशन होती है, क्यों होती है आज आपने पढ़ लिया क्या होता है, कैसे होता है, राइट? इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ये ज़्यादातर देखा जाए तो 2 से लेके 8 दिनों तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है वो होता है फीमेल्स में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सेक्शुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है? ग्रेजुअल होता है। एंड टेक्स प्लेस, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली, एक साथ क्विकली नहीं हो जाता, ये हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में। एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन, और कब होता है? जब हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ हो रही होती है, जो नॉर्मली हमारी बॉडी का ग्रोथ होना होता है वो तो चल ही रहा होता है, उसके साथ साथ ये जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हमारा ग्रेजुअली होता रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts. इसलिए जो ये सेक्सुअल मैच्योरेशन जो हो रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ओवर द टाइम, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी बॉडी है या हमारा जो माइंड है वो रेडी है किसके लिए? वो जो सेक्सुअल एक्ट के लिए, सेक्सुअल एक्ट के लिए, वो जो हमने देखा था कि कैसे ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स होना होता है बाय ज्वाइनिंग द बॉडीज, राइट? अभी हमने ऊपर पढ़ा। और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चाइल्ड, सेक्सुअल एक्ट करने के लिए हमारा माइंड या हमारी बॉडी रेडी है, या फिर चिल्ड्रन के लिए कि भाई चिल्ड्रन हमारे को बच्चे चाहिए और उनको बड़ा करना है, उसके लिए हमारी बॉडी और माइंड इसके लिए रेडी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी और माइंड अब इस चीज़ के लिए रेडी है कि भाई हम सेक्सुअल एक्ट करने के लिए रेडी हैं और बच्चे को बर्थ देने के लिए रेडी हैं, उसको पालने के लिए रेडी हैं।
हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जो हमारी बॉडी और जो माइंड है वो रेडी है इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप सभी को पता है। बच्चे को जन्म देना और उसे पालना। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स अबाउट दीज इश्यूज। हम सभी जो हैं बहुत सारे अलग तरीके के प्रेशर्स के अंडर होते हैं इन सब इश्यूज को लेके। दीज देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। ये जो प्रेशर हो सकते हैं होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स से हो सकते हैं, जिससे कि वो क्या फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, वेदर वी रियली वांट टू और नॉट, चाहे हम चाहते हों उनमें पार्टिसिपेट करना या ना चाहते हों। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज, फैमिलीज से भी प्रेशर हो सकता है टू गेट मैरिड, कि भाई शादी के लिए कि शादी करो, एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, और शादी करो फिर तुम्हारे बच्चे हों, ये पूरी अपनी लाइफ आगे चलाओ। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज से भी प्रेशर होते हैं टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, जिससे कि जो है बच्चों को ज़्यादा, टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा ना करना, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसी सिचुएशन में चॉइस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। इस और हमें जो है अपनी हेल्थ के रिलेटेड भी सोचना हो चाहिए। अगर हम सेक्स करेंगे तो हमारी हेल्थ पे क्या इसका असर होगा, उससे रिलेटेड भी हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। वी मस्ट कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, की हेल्थ से रिलेटेड क्या रिजल्ट हो सकते हैं अगर हम सेक्स करते हैं तो। वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने देखा होगा दैट डिजीजेज कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कि डिजीजेज जो हैं अलग अलग डिजीजेज जो हैं ट्रांसमिट हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग तरीके से। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, तो ये जो सेक्सुअल, क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्ट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन है बॉडीज़ का। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जो बहुत सी डिजीज़ हैं वो सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज गोनोरिया एंड सिफाइलिस। तो इसमें कौन-कौन सी डिज़ीज़ हम देख सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि गोनोरिया और सिफाइलस, क्या और वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। ये तो आपने एचआईवी एड्स तो सब ने सुना होगा। इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज़ेज़ ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? क्या ये पॉसिबल है कि इन डिजीज़ेज़ को का ट्रांसमिशन हम बचा सकें, रोक सकें ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट यूजिंग अ कवरिंग? क्या यूज़ करके? एक कवरिंग यूज़ करना, कॉल्ड अ कॉन्डोम। कॉन्डोम को यूज़ करना फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो जब सेक्सुअल ड्यूरिंग सेक्स अगर पेनिस पे को कवर कर लिया जाए कॉन्डोम से, तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सच इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक कर सकते हैं, 100% इससे भी हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि टू सम एक्सटेंट लिखा है इसमें, यानी पूरा 100% उससे भी प्रोटेक्शन नहीं होती है। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। तो जो ये सेक्सुअल एक्ट होता है इसका हमेशा उसमें पोटेंशियल होता है कि वो इससे प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी, और जो प्रेगनेंसी अगर हो गई तो वो उसकी अलग बहुत बड़ी डिमांड्स हो जाती हैं बॉडी के लिए। एंड द माइंड ऑफ द वुमेन, राइट, तो वुमेन की बॉडी और माइंड की बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड हो जाती है प्रेगनेंसी के होते ही। इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, अगर वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है उसकी हेल्थ फीमेल्स की। Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy, इसलिए बहुत सारे तरीके जो हैं बनाए गए हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। फॉर दोज के सिचुएशन जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है लोग अगर नहीं चाहते हैं बिकॉज किसी भी रीज़न से, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए जिससे कि हेल्थ पे इश्यूज ना बने। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो
प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो मेथड्स या जो वेज बनाए गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहेंगे। तो ये वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किया गया, ये इसकी डेफिनेशन है। वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर। तो बहुत सारी कैटेगरीज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये सब। तो एक मेथड है एक मैकेनिकल बैरियर बनाना, सो दैट स्पर्म जो है एग तक पहुंच ही ना पाए। स्पर्म की जो मूवमेंट है उसकी जो ट्रांसफ़र है वो हम रोक दें कि वो एग तक पहुंच ही ना पाए। Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose। तो इस पर्पस को कौन सॉल्व करता है? जैसे कि इसका एग्जांपल है कॉन्डोम्स जो पेनिस पे यूज़ किया जाता है, और ऐसे ही सिमिलर कवरिंग्स अगर फीमेल्स के वेजाइना पे भी अगर यूज़ की जाए तो यही पर्पस उसमें उसमें भी यही पर्पस होगा कि स्पर्म की जो एंट्री है वेजाइना तक उससे अगर कवर होगा तो स्पर्म जो है एंटर ही नहीं कर पाएगा, एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। Another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body। दूसरा कैटेगरी क्या है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्या है कि हम चेंज कर दें हार्मोनल बैलेंस को, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देना, सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज, जिससे कि एग्स रिलीज ही ना हो। जब एग्स रिलीज ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि एग्स जो हैं प्रोड्यूस ही ना हो, रिलीज ही ना हो, तो इसके लिए क्या होता है, ड्रग्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जो जिनको हम ओरली ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस, तो क्योंकि ये जो पिल्स हैं ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं बॉडी में, दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स टू। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी कर देते हैं, कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी विद ऐसे ही नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस को इफ़ेक्ट करेंगे, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी सब भी डॉक्टर के कंसर्न से ही करना चाहिए। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज द लूप। दूसरा बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करें तो जैसे कि लूप हो गया या फिर कॉपर टी होता है एक, आर प्लेस्ड इन द यूटेरस। जिन्हें ये डिवाइसेस हैं जिन्हें कहाँ लगाया जाता है, यूटेरस में लगाया जाएगा। तो यूटेरस में कहाँ, फीमेल की बॉडी में, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जिससे कि प्रेगनेंसी को होने से बचाया जा सके। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये भी साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेरस। इरिटेशन कर सकते हैं यूटेरस में। इफ़ द वास डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, अगर जो वास डिफरेंस है उसे ब्लॉक कर दिया जाए, मेल्स में जो वास डिफरेंस है जहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म्स बन रहे थे वो ट्रांसफ़र हो रहे थे ना, डिलीवर हो रहे थे थ्रू वास डिफरेंस ही हो रहे थे। फिर वो जो यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहे थे, तो उस यूरिनरी ब्लैडर से एक और ट्यूब निकल रही थी, वहाँ ज्वाइन हो रहा था। फिर यूरेथ्रा जो कॉमन पैसेज हो गया था यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए ही। तो अगर हम पहले ही वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दे तो स्पर्म जो है टेस्टिस से डिलीवर ही नहीं हो पाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इससे हम स्पर्म का ट्रांसफ़र बचा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी नाम होता है इस प्रोसेस का, जिसमें हम सर्जिकली जो है इनको जो है वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं। राइट, ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब जो है फीमेल की अगर ब्लॉक कर दी जाए तो एग क्या है वो भी क्या होगी, यूटेरस तक नहीं पहुंच पाएगा ये एग। तो इसको हम बोलते हैं एक होता है ट्यूबेक्टोमी, एक होता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी होता है वो मेल्स में, और ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब से है तो इसलिए ट्यूबेक्टोमी, और वास डिफरेंस वाला है तो वेसेक्टोमी। ठीक है, तो इसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देंगे तो एग जो है जो कि ओवरी से एग निकल वो प्रोड्यूस हो रहा था वो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ही वॉर्म तक पहुंच रहा था। तो जब यही नहीं होंगे तो अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स को ही ब्लॉक कर देंगे तो एग जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। राइट, तो इसलिए दो प्रोसेस आपने देख लिए, ट्यूबेक्टोमी और एक ये वैसेक्टोमी। वास डिफरेंस वाली बात थी मेल्स में, तो वैसेक्टोमी, वी फॉर वास डिफरेंस, मेल्स में होता है, वैसेक्टोमी हो गया। और ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब थी तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में, ये याद रखना है आप सबको। तो ये मार्क कर लेना है आप लोगों ने।
इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। दोनों ही केसेस में, कौन से, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, दोनों में ही फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक में हमने स्पर्म्स को डिलीवर होने से बचा लिया है, ट्रांसफ़र होने से रोक दिया है, और दूसरे में हमने फीमेल्स में एग को ट्रांसफ़र होने से बचा दिया है। जब वो वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो कैसे होगा फर्टिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। तो ये जो ब्लॉक्स जो हम कह रहे हैं कि वाज डिफरेंस को ब्लॉक कर देना मेल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देना फीमेल्स में, ये कैसे किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, वो सर्जिकली किया जाता है, सर्जिकल मेथड यूज़ करके, और फिर ये परमानेंट हो जाता है। बाकी सब में तो वो फिर भी टेम्परेरी हैं, इसमें तो फिर परमानेंट हो गया, फिर पूरी लाइफ आप जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्जिकल मेथड से वहाँ पे इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। व्हेन सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन, जब जो ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं वो सेफ होते हैं, राइट। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शंस, लेकिन जो सर्जरी की जा रही है वो इन्फेक्शन कर सकती है, एंड अदर प्रॉब्लम्स, दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। अगर सर्जरी अच्छे से परफॉर्म नहीं करी गई है, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करी गई है, तो उससे अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं सर्जरी की वजह से। सर्जिकल मेथड जो है वो तो प्रिवेंट कर रहा है और सेफ भी है इन इन कॉन्टेक्स्ट टू द, अगर उससे हम उसको देख रहे हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए तो सेफ है। बट इसके सर्जरी के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी में, उससे क्या होगा, इरिटेशंस हो सकती हैं, अलग इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अगर सर्जरी प्रॉपरली नहीं परफॉर्म हुई है तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। सर्जरी जो है यूज़ की जा सकती है किस लिए? जो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो भी गई है तो उसे रिमूव करने के लिए। दीज में बी मिसयूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड। तो ये जो मेथड है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दीज में बी मिसयूज बाय पीपल, तो ये कुछ लोगों द्वारा मिसयूज भी किया जाता है इस मेथड का, जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड को नहीं अगर चाहते हैं कि वो वैसे मिलनी, किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल चाइल्ड की। कुछ लोग होते हैं ना, लड़कियां नहीं चाहते हैं तो वो अबॉर्शन करवा देते हैं, तो ये उसी की तरफ इशारा है। एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फीटसेस, जैसा कि होता है इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, जो इलीगल है क्या, सेक्स सेलेक्टिव, कि हमने वो जो फीटस जो ग्रो कर रहा है उसका सेक्स हमने देखा है कि क्या है, मेल है कि फीमेल है, और हमने फिर उसे अबॉर्ट करवा देना। तो फीमेल फीटसेस का अबॉर्शन करवाना क्या है, इलीगल है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, तो फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। मेल और फीमेल की जो सेक्स रेशियो है, यानी जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं उतनी ही फीमेल्स होनी चाहिए, इस वो मेंटेन होना चाहिए सेक्स रेशियो। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटसेस, क्योंकि जो है बहुत सारी फीमेल फिटिसाइड्स हो सकते हैं। फिटिसाइड, साइड मीन्स किल करना, यानी फीमेल फिटसेस को मारा जा चुका है, अबॉर्ट करवाया जा चुका है बहुत ज़्यादा। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, एज एन अलार्मिंग रेट, के बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पे, अलार्मिंग रेट पे, इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, कुछ सेक्शंस हमारी सोसाइटी के। Although prenatal sex determination has been prohibited by law, जबकि जो ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है कि भाई बर्थ से पहले ही जो मदर की बॉडी में चाइल्ड का जो ग्रोथ हो रहा है उसका सेक्स डिटरमाइन करना कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको। ये करवाना क्या है, इलीगल है और प्रोहिबिट कर दिया गया है बाय लॉ, फिर भी लोग करवा ही लेते हैं इलीगल तरीके से, राइट। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशंस। तो हमने ये पहले भी देखा कि जो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। तो किसका रेट, बर्थ का रेट और डेथ का रेट जो है एक पॉपुलेशन में, ये डिटरमाइन करेगा कि उस पॉपुलेशन का साइज़ कितना बड़ा है या छोटा है, कि ये किस पर डिपेंड करेगा कि कितने बर्थ हो रहे हैं और कितने डेथ हो रही हैं।
अगर दोनों में फ़र्क होगा, बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, यानी कम लोग मर तो कम लोग रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइल्ड का जो बर्थ हो रहा होगा, तो पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता जा रहा होगा। लेकिन अगर इसके उल्टा होगा कि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन का साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन का साइज। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। जो साइज है ह्यूमन पॉपुलेशन का, एक कॉज ऑफ कंसर्न है बहुत से लोगों के लिए। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है, ये जो है मुश्किल कर देती है क्या, इम्प्रूव करना हर एक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, राइट। जैसे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा डिमांड होगी हर चीज़ की, हर एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इफेक्ट होगा इससे। हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज द मेन रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल। अगर जो है इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में होती है, अगर ये मेन रीज़न है किस लिए, जो पुअर स्टैंडर्ड्स हैं लिविंग के, बहुत से लोगों के, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। तो उससे अगर हम कंपेयर करें, तो जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो अनइम्पॉर्टेंट है, राइट। इफ़ वी लुक अराउंड अस, अगर हम आप अपने चारों तरफ देखें, वट कैन बी आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो जो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों के, उसका क्या रीज़न है मेन। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये तो सेकंड वाला और थर्ड वाला तो आज ही हमने डिस्कस किया है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं फ्लूइड जो है सिक्रीट करते हैं, जिससे कि जो स्पर्म्स जो हैं उनका ट्रांसफ़र इजी हो जाता है। और जो चेंजेस होते हैं गर्ल्स में, वो क्या देखे थे हमने, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, निपल के आसपास का एरिया क्या होता है, डार्क हो जाता है, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। ये सब हमने देखा था। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिश इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर की बॉडी में एम्ब्रियो कैसे नरिश होता है, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वहाँ से थ्रू दी हेल्प, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसके थ्रू ही न्यूट्रिशन मिलता है। प्लेसेंटा होता है उसमें प्रेजेंट, उसके हेल्प से जो है न्यूट्रिशन उसे मिल रहा होता है, नरिशमेंट मिल रहा होता है एम्ब्रियो को इनसाइड द मदर्स बॉडी। इफ़ अ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नहीं, हमने कॉपर टी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं देखा था, हमने देखा था कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कॉपर टी यूज़ करते हैं, ना कि डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ को रोकने के लिए। कॉपर टी का काम था प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। अच्छा, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। पॉलिनेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था पॉलेन्स ग्रेन जो है ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक फ्लावर में, तो उस प्रोसेस को हमने कहा था पॉलिनेशन होता है। जबकि जो फर्टिलाइजेशन है जो हमने आज देखा, वो क्या होता है, वो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, ठीक है। और पॉलिनेशन अगर हम देखा जाए तो वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले होता है, और जो फर्टिलाइजेशन है अक्कर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन व्हेन द pollen grains हैज़ जर्मिनेटेड। फर्टिलाइजेशन होता ही पॉलिनेशन के बाद है, जब वो जो है pollen grains जो हैं फीमेल जर्म सेल से जाके फ्यूज़ कर जाते हैं। और क्या हो सकता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में। पॉलिनेशन में होता क्या है कि उसमें मेल गैमेट जो कैरी, ठीक है, पॉलिनेशन में मेल गैमेट जो कैरी आउट होता है, यानी डिलीवर करा जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, वेयर एज फर्टिलाइजेशन में जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। ये वही बात हो गई, राइट। तो यही सारे पॉइंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच के डिफरेंस के। तो पॉलिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है जाके देखिएगा। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया रिप्रोडक्शन वाला। और क्या देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग के थ्रू किस में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट में होता है। ये हमने देखा था। ये जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा। ठीक है, तो वो हमने ईस्ट में देखा था। बी ऑप्शन है इसका आंसर। विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसमें से जो है कौन सा पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है ह्यूमन बींग्स में? ओवरी, यूटेरस, वास डिफरेंस, फेलोपियन ट्यूब्स। तो वास डिफरेंस था मेल में, बाकी ओवरी, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब्स तो फीमेल में ही थे। तो इसका आंसर है सी। ये एंथर कंटेन्स, एंथर पे क्या होते हैं अभी मैंने बताया, पॉलिनेशन के प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ परफॉर्म्ड बाय दी टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स? ये भी हमने 2 बार मैंने डिस्कस कर लिया। टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है? टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, और स्पर्म्स का फॉर्मेशन भी वहीं होता है। वाई डज मेंस्ट्रुएशन अक्कर? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? ये हमने देखा था कि जो एग जो है हर मंथ रिलीज होता है ओवरी से, और यूटरस भी जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर गिविंग द नरिशमेंट टू दी फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। बट हुआ क्या, जब अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो जो यूटरस की वॉल जो है लाइन थिक हो गई थी और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स हो गई थी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, ब्रेक डाउन होना शुरू करेगी और विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, इसलिए हमारे को मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ये तो आपको दिया हुआ है, इसमें ही वही बनाना है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? ये हमने आज ही पढ़े। एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं जिसमें हम पिल्स लेते हैं जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये भी हमने देखा। दूसरा हो सकता है कॉन्डोम्स, जिसमें जो है कवर कर सकते हैं पेनिस को या फिर फीमेल वेजाइना को। उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स टू दी वेजाइनल, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है हमारी प्रिवेंट हो सकती है। तीसरा हमने देखा था वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस को ब्लॉक करते थ्रू सर्जिकल मेथड्स, और ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में हमने फेलोपियन ट्यूब्स को देखा था कि सर्जिकली ब्लॉक कर दिया जाता है। कॉपर टी था, लूप था, ये सब हमने पढ़े थे। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? तो ये सब आपको, ये तो आपको बताना होगा खुद ही। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या होता है? यूनिसेलुलर में हमने देखा था कि मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है डॉटर सेल्स जो है, न्यू सेल्स जो बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें तो उसमें भी बन जाते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है किसी किसी में, लेकिन मोस्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और उसमें जो है जेनेटिकली सिमिलर हो सकते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं जो न्यू जनरेशन बनती है वो। और यूनिसेलुलर में जब है ही एक सेल तो एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जबकि मल्टी सेलुलर में हमने देखा जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो 2 ऑर्गेनिज्म 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज? रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करती है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को? वट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों हम अडॉप्ट कर रहे हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। सॉरी, फीमेल को अगर नहीं चाहती है प्रेगनेंसी तो उसके माइंड और बॉडी पे, उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी, प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। और भी बहुत से इसके रीजंस होते हैं जो कि हमने आज ही पढ़े हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी बोला है आपको कि सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं जो है उनके लिए अलग से वीडियोस ज़रूर लाऊंगी और उसी में सब एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। सो फॉर टुडेज़ वीडियो दिस इज़ इट, राइट। इतना ही करेंगे आज, और ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।
और नोट्स की वीडियोस भी मैं देती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।